हमें जियो को दिखाया जाता है। जियो ने कैप्टन को पकड़ लिया होता है। कैप्टन जियो की एनर्जी को सेंस करते हुए कहने लगता है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, मैं इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की डेप्थ्स को जान भी नहीं सकता। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वही होगा जिसने डार्कनेस को मारा होगा। तभी जियो उस कैप्टन को बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देता है। नीचे गिरने के बाद कैप्टन उठते हुए कहने लगता है, तुम मुझे ना भी बताओ फिर भी मुझे पता है कि तुम ही वो हो। कैप्टन आगे कुछ कह पाए उससे पहले ही जियो उसके ऊपर अपनी रूट से एक और बार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कैप्टन का सिर ही टूट जाता है। जियो की पावर को देखने के बाद कैप्टन अपने मन में कहने लगता है, ये बहुत ही पावरफुल है, मैं इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और वो जिस वर्ड से आया होता है उस वर्ड को देखने लगता है। वो कहने लगता है, अभी मेरे पास मौका है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। पर तभी अचानक से वो वर्ड क्लोज होने लगता है। ये देख वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है, मैं जहाँ से आया था वो पैसेज कैसे डिसअपियर हो सकता है। तभी जियो उसे कहने लगता है, क्या तुमने अभी भी नहीं कहा था कि तुम अगर यहाँ से भागना चाहो तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें रोक सके, तो चलो मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ से कैसे भाग सकते हो। जियो की बात सुनने के बाद कैप्टन अपने मन में कहने लगता है, ये बहुत ही पावरफुल है, मैं इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता, ये मुझे चींटी की तरह कुचल सकता है। और वो जियो से कहने लगता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं यहाँ किस रीजन की वजह से आया था। जियो गुस्से में कहने लगता है, मैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उस ऑब्जेक्टिव को अपने आप से ढूंढ कर निकालूंगा। ये सुनने के बाद कैप्टन अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, तुम वाकई में बहुत ही पावरफुल हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने डार्कनेस को मारा होगा, पर तुम बहुत ही एरोगेंट हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, तुम हमारे लॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो हमारे लॉर्ड उसके बाद पूरी हो उससे पहले ही अजोर ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की पावर को देख एलियन कमांडर भी बहुत ही हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है, अब मेरा समय खत्म हो चुका है, अब मैं इस अटैक के साथ ही मर जाऊंगा। वो उस अटैक को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, पर अजोर ड्रैगन के अटैक के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जियो का अटैक जहाँ लैंड करता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। तभी हमें गोल्डन मंकी को दिखाया जाता है, वो अपने किंग को देखते हुए बहुत ही रो रहा होता है। हमें उसके सामने एप किंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। एप किंग अपनी पूंछ से अपनी सील को निकालते हुए गोल्डन मंकी को दे देता है। गोल्डन मंकी उस सील को देखने के बाद कहने लगता है, किंग आपको हमारी ट्राइब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमारी ट्राइब का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी जियो अपनी रूट्स की एनर्जी फील्ड से एप किंग को उठाने लगता है और वो अपने मन में कहने लगता है, ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर के बेस्ट की लाइफ एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होती है, जब तक उनके अंदर जान है तब तक मैं उन्हें सेव कर सकता हूँ। पर एप किंग इस बैटल में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, इसे अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रिगेन करने के लिए बहुत ही समय लग सकता है, पर ये गारंटी से रिकवर हो सकता है। तभी नाइनटेल फॉक्स जियो के पास आते हुए उसे बैटल रिपोर्ट देने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, इस बैटल में 9 ग्रेड बेस्ट को उतनी ज्यादा इंजरीज नहीं आई है, उनके ऊपर सिर्फ माइनर इंजरीज है जिससे वो बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। पर इस वॉर में एंट आर्मी और मैंटिस आर्मी के लूजेस बहुत ही ज्यादा थे। इस वॉर में वाइल्ड बोर आर्मी की हाफ मिलिट्री फोर्स खत्म हो चुकी है, पर सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो गोरिल्ला ट्राइब का हुआ है। उनकी ट्राइब वाइप आउट होने की कगार पर है, उनके कई सारे ट्राइब्समैन इस वॉर में मारे जा चुके हैं और उनका किंग भी बहुत ही इंजर्ड है। जियो नाइनटेल से कहने लगता है, जितने भी बेस्ट मर चुके हैं उनकी डेड बॉडीज को इकट्ठा करो, जब तक उनकी डेड बॉडीज है तब तक मैं उन्हें रिवाइव कर सकता हूँ, पर जिनकी डेड बॉडीज नहीं है, उनके ट्रेसेस भी नहीं बचे हुए, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हमें दूर एक चट्टान पर वेसल को दिखाया जाता है। वो जियो को ही देख रहे होते, वो अपने मन में कहने लगते हैं, इस मिस्ट्री माउंटेन में कोई भी ऐसा बेस्ट नहीं है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है। पर तभी अचानक से जियो की रूट्स वेसल के पास आ जाते हैं। वो रूट्स वेसल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वेसल कहने लगते हैं, तो उसने मुझे सेंस कर ही लिया। जियो अपनी रूट के थ्रू बोलने लगता है, वेसल मुझे पता है कि तुम जानती हो वो क्रिएचर्स कौन है और तुम ये भी जानती हो कि उनका लीडर कौन है और वो कहाँ होगा। वेसल कहने लगते, क्या तुम उसे ढूंढना चाहते हो, वो एक ऐसी जगह पर है जो कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। जियो कहने लगता है, इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। जियो वेसल को पकड़ते हुए कहने लगता है, तो चलो मुझे वहाँ पर लेकर चलो। वेसल चिल्लाते हुए कहने लगते, क्या तुम सीरियस हो, वो जगह यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। जियो गुस्से में कहने लगता है, चाहे वो जगह कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं अपनी रिवेंज को लेकर ही रहूंगा। जियो नाइनटेल फॉक्स को कहने लगता है, नाइनटेल्स मैं एक जरूरी काम से बहुत ही दूर जा रहा हूँ, इसलिए मिस्टी माउंटेन का तुम्हें ही ख्याल रखना होगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और वो वहां से निकल जाता है। जियो वेसल को अपने रूट्स में पकड़ लेता है और वो दोनों वर्ल्ड में से ट्रैवल करने लगते हैं। वेसल उसकी पावर को देख बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये बहुत ही पावरफुल हो चुका है, मैं अब इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। जियो बहुत ही तेजी से वर्ल्ड से ट्रैवल कर रहा होता है। जियो बहुत ही गुस्से में होता है, जिसकी वजह से उसका थर्ड हॉर्न पूरा लाल हो जाता है। जियो गुस्से में कहने लगता है, तुम कमीने कुत्ते, सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आ ही रहा हूँ। तभी हमारा सीन उस प्लेनेट के ऊपर आ जाता है जहाँ से एलियन सोल्जर्स आए थे। उस प्लेनेट का नाम वेनस है।
है। उस प्लेनेट पर हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है, हम इसे क्रिएचर ही कहेंगे। तभी वो अचानक से हैरान होकर ऊपर आसमान में देखने लगता है। ऊपर आसमान में जियो वॉइड तोड़ते हुए उस प्लेनेट पर आ जाता है। जियो गुस्से में कहने लगता है, फाइनली तुम मिल ही गए। वैसल जियो की स्पीड को देख बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है, ये सिर्फ आधे दिन में ही यहाँ पर पहुंच गया, ये बहुत ही पावरफुल हो चुका है। वो क्रिएचर जियो को देखते हुए कहने लगता है, ये म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म वो आगे कुछ कह पाए उससे पहले ही जियो उस प्लेनेट के ऊपर बहुत ही जोर से एंट्री कर देता है, लैंड कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। जियो कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबऑर्डिनेट्स को मारने की, उन्हें हार्म पहुंचाने की। आज मैं तुम्हारी लाइफ को लेकर अपना हिसाब किताब बराबर करूंगा। ये सुनने के बाद वो क्रिएचर थोड़ी देर खामोश रहता है। वो क्रिएचर कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ पाओगे। जियो उसकी बात काटते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे बताओ कि तुमने अपने सबऑर्डिनेट्स को अर्थ पर वॉर शुरू करने के लिए क्यों भेजा था। अगर तुम्हारा आंसर मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा, उस मौत के बारे में तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा, तुम अपनी मौत के लिए मुझसे भीख मांगोगे। ये सुनने के बाद वो क्रिएचर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें एक सीधी सी बात समझ में नहीं आती? मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को तुम्हारे प्लेनेट पर वॉर डिक्लेयर करने के लिए ही भेजा था, तो क्या हुआ अगर मेरे सबऑर्डिनेट्स ने तुम्हारे कुछ लोली क्रिएचर्स को मार दिया? तो अब जब तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम यहीं पर क्यों नहीं रुकते? यह सुनने के बाद जियो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। जियो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहने लगता है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हें शर्म भी नहीं है, उल्टा तुम मेरे सबऑर्डिनेट्स के डेथ पर हंस रहे हो। वो क्रिएचर कहने लगता है, तुम डिमोनिक ट्री कहीं के, अगर तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट्स से इतना ही प्यार है तो तुम उन्हें बचाने के लिए वहां पर क्यों नहीं थे? अगर तुम बदला लेना ही चाहते हो तो चलो फाइट करते हैं, तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी मौत का ही इंतजार कर रहे हो। तभी जियो उसकी स्टेटस विंडो को देखने लगता है। उस क्रिएचर का नाम वेनुसियन म्यूटेंट होता है। इसका नाम मुझे ठीक से नहीं लेना आ रहा। वो एक 5th ऑर्डर का बेस्ड है। उसका इनर टैलेंट ये है कि वो अपनी सराउंडिंग से बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेता है और उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका कि नाम रिप्रोडक्शन है और इसी एबिलिटी को यूज करके उसने एलियन सोल्जर्स को रिप्रोड्यूस किया था। जियो गुस्से में कहने लगता है, तो तुम यही चाहते हो तो ठीक है, पर बाद में मेरे सामने दया की भीख मत मांगना। वो क्रिएचर कहने लगता, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा डिमोनिक ट्री भी कभी मजाक कर पाएगा। जियो उसकी बातों को इग्नोर करते उसके ऊपर अपनी फ्लेम्स से अटैक करने लगता है। वो क्रिएचर जियो की फ्लेम्स को भी रेजिस्ट नहीं कर पाता। उसे जियो के एक ही अटैक से बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है। तभी जियो अपने रूट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो क्रिएचर जियो के उस रूट से बच जाता है। पर तभी उस क्रिएचर के सामने जियो के बाकी के रूट्स भी आ जाते हैं। इतने सारे रूट्स को देख वो क्रिएचर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये कैसा क्रिएचर है, इसके इतने सारे रूट्स कैसे हो सकते हैं और ये रूट्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो सभी रूट्स उसके ऊपर एक साथ एनर्जी बीम मार देते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। वैसल ये देख कहने लगती है, तुम बहुत ही आसानी से जीत गए। पर तभी सामने दिखाया जाता है वो बहुत ही इंजर्ड होता है पर वो अभी भी जिंदा होता है। वो क्रिएचर अपनी रिप्रोडक्शन एबिलिटी को यूज करके कई सारे एलियन सोल्जर्स को रिप्रोड्यूस कर लेता है, पर जियो उन्हें अपनी आइस एज में जमा लेता है। जियो अपने अजूर ड्रैगन के क्लॉ से उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और जोर से उसे जमीन पर पटक देता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। वो कहने लगता है, धत तेरे की, मैं इसकी पकड़ से छूट ही नहीं पा रहा। और वो एक मौका देखकर जियो के ऊपर अपने एक अटैक को कर देता है। वो अटैक जियो के ऊपर लैंड हो जाता है। ये देख वैसल बहुत ही हैरान हो जाती और वो जियो को पुकारने लगते हैं। अपने अटैक को लैंड होता हुआ देख वो क्रिएचर बहुत ही खुश हो रहा होता कि तभी जियो धुएं में से निकलते हैं उसे ही घूरने लगता है। जियो उस क्रिएचर को एक मुक्का मार के बहुत ही दूर पटक देता है। जियो अपनी एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम इस फॉर्म को बेस्ट फॉर्म कहेंगे। जियो गुस्से में उस क्रिएचर के ऊपर कई सारे अटैक करने लगता है। कई सारे अटैक करने के बाद जियो उस क्रिएचर के मुंह को अपने क्लॉज में पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसके पैर तोड़ने लगता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। उसकी वजह से वो क्रिएचर बहुत ही जोर जोरों से चिल्लाने लगता है। वो क्रिएचर कहने लगता है, तुम कमीने कहीं के, तुम अपने आप को डिवाइन ट्री कहते हो और ये तुम कैसी चीजें कर रहे हो? तुम एक डीमन हो, तुम डिमोनिक ट्री हो, तुम कोई डिवाइन ट्री नहीं हो। जो गुस्से में कहने लगता है, तुमने मेरे सबऑर्डिनेट्स का जो हाल किया है उससे तुम्हारा हाल कंपैरिजन किया जाए तो तुम बहुत ही अच्छे शेप में हो। ये कहने के बाद जियो उस क्रिएचर के अंदर अपने रूट से कई सारे होल कर देता है जिससे वो क्रिएचर बहुत ही दर्द में चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाना भी बंद कर देता है। जियो उसे वापस से जमीन पर पटक देता है। उसके मुंह को पकड़ते हुए जियो कहने लगता है, बताओ वो जायगेंटिक रेड आई जो मून पर अपीयर हुई थी उसका और तुम्हारा क्या रिलेशन है? अर्थ पर अटैक करने का तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है? तुम करना
जानना क्या चाहते हो? वो क्रिएचर कहने लगता है तुम हमारे ग्रेट एम्परर से मिल चुके हो। और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जियो को उसकी हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे वापस से पकड़कर पटक देता है। वो क्रिएचर हंसते हुए कहने लगता है तुमने गजेट को मारा जो कि एम्परर का चेस पीस था। एम्परर ने उसे अर्थ पर छोड़ा था पर तुमने उसे मार दिया। इसकी वजह से एम्परर बहुत ही गुस्से में है। एम्परर आउटर यूनिवर्स के एंड से बहुत ही तेजी से यहाँ आ रहा है। जल्द ही एम्परर यहाँ पर पहुंच जाएगा। जब एम्परर यहाँ पर पहुंच जाएगा वो तुम्हारी लाइफ को हेल्प बना कर रख देगा। एम्परर तुम्हारे एग्जिस्टेंस को ही मिटा देगा। तुम अब सुकून से जी भी नहीं पाओगे। जिहू उसकी बकवास सुनने के बाद उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर पूरी तरह से मर जाता है। उस अटैक की पावर इतनी होती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ी कैनियन बन जाती है। जिहू वेसल से कहने लगता है ये जिस ग्रेट एम्परर की बात कर रहा था क्या वो वही थ्रेट है जिसके बारे में तुमने मुझे पहले वार्न किया था? मुझे बताओ ह्यूमैनिटी के गार्डियन। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। वेसल पहले तो कुछ भी नहीं कहती पर वो थोड़ी देर बाद कहने लगती हाँ तुमने सही गेस किया। जिहू कहने लगता है और ये गजेट कौन है? मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता जिसका कि नाम गजेट हो और मैंने उसे मारा हो। वेसल कहने लगते गजेट डार्कनेस का नाम है। ये सुनने के बाद जिहू बहुत ही शॉक हो जाता है। वेसल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगते मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है पर हमें इस जगह को छोड़कर वापस जाना चाहिए। मैं वापस जाने पर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। जिहू मानने के लिए राजी तो नहीं होता पर वो मान जाता है। पर तभी साइड में उस क्रिएचर की बॉडी से कोई क्रिस्टल निकलने लगता है। जिहू उस क्रिस्टल को देखते हुए वेसल से पूछने लगता है क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता है? वेसल कहने लगती है हाँ मुझे इस चीज के बारे में पता है। ये एक स्टार कोर है। ये एक एडवांस स्टार कोर है जो कि प्लेनेट की एनर्जी से बनता है। अगर ये कोर एक और बार इवॉल्व हो जाए तो ये वर्ल्ड हार्ट बन सकता है। वर्ल्ड हार्ट बनने के बाद ये कोर एक एंटायर प्लेनेट को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता है। लगता है इस स्टार कोर की पावर की मदद से ही ये क्रिएचर यहाँ पर आया होगा। जो स्टार कोर को देखते हुए कहने लगता है मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने रिवेंज के साथ साथ इतने अच्छे ट्रेजर को पा पाऊंगा। वेसल आगे कहने लगते हैं ये सिर्फ एक ऐसा ट्रेजर नहीं है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। एक फॉर्मेशन बनाने के लिए कोर मटेरियल है। तुम इस बार वाकई में बहुत ही लकी थे। तो अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। क्या हम वापस जा सकते हैं? जो कहने लगता है तो चलो हम वापस चलते हैं। और वो वहां से जाने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस्टी माउंटेन पर आ जाता है। हमें वहां पर जियो की हीलिंग रूट को दिखाया जाता है। वहीं पर हमें एप किंग की बॉडी को दिखाया जाता है जिसे की हील किया जा रहा होता है। उसके सामने ही गोल्डन मंकी बैठा हुआ होता है। पीछे वाइल्ड बोर और हनी बैजर गोल्डन मंकी को ही देखने लगते हैं। हनी बैजर कहने लगता है ये कितनी देर तक यहाँ पर ही बैठने वाला है? गोल्डन मंकी अपने पास्ट को याद करने लगता है तब वो कितना पावरलेस था। ह्यूमंस और मिस्टी माउंटेन के साथ जो बैटल हुई थी उसके अंदर भी वो बहुत ही इंजर्ड हो गया था और इस बैटल में भी वो अपने किंग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उल्टा उसके किंग ने ही उसे बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। तभी उनके पीछे से कोई आने लगता है। वो और कोई नहीं जियो होता है। अपनी ड्रूइड फॉर्म में आ जाता है। जियो वहां पर उस क्रिएचर के सिर को फेंकते हुए कहने लगता है वो कहने लगता है मैंने तुम्हारी ट्राइब के लिए रिवेंज ले लिया है। जियो आगे कहने लगता है इस वॉर में हमें कई सारी कैजुअलिटीज को झेलना पड़ा पर ये तुम्हारा बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है। अगर व्हाइट एप की बात की जाए तो वो एक किंग है और किंग का काम ही होता है कि उसके पीपल को प्रोटेक्ट करना। गोल्डन मंकी किंग की सील को पकड़ते हुए बहुत इमोशनल लेस आवाज में कहने लगता है किंग ने अपनी आंखें बंद करने से पहले मुझे अपनी सील को दिया था। किंग सील ये एक किंग का मार्क है। ये एक सिंबल है जो कि उस ट्राइब के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति को दिया जाता है। पर मेरी करंट हालत देखी जाए तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसे अभी के लिए कैरी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनने के बाद वाइल्ड बोर और हनी बैजर भी इमोशनल होने लगते हैं। तभी गोल्डन मंकी उठकर कहीं पर जाने लगता है। वो उस क्रिएचर के हेड की तरफ बढ़ने लगता है। उस क्रिएचर के हेड के पास पहुंचने के बाद वो अपने माथे को उसके सिर पर पटकने लगता है। गोल्डन मंकी अपने सिर से खून निकलने तक अपने सिर को उसके ऊपर पटकने लगता है। आखिरकार रुक ही जाता है। वो कहने लगता है मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मैं सभी ट्राइबल किंग से सबसे पावरफुल किंग बनकर दिखाऊंगा। और वो वहां से जाने लगता है। वाइल्ड बोर और हनी बैजर भी उसे फॉलो करने लगते हैं। जियो उसे जाता हुआ देख कहने लगता है इस इंसिडेंट के बाद गोल्डन मंकी बहुत ही पावरफुल बन सकता है। ये कहने के बाद जियो अपनी मेन बॉडी में वापस आ जाता है। हमें उसके सामने वेसल को दिखाया जाता है। वो वेसल से कहने लगता है तो अब बोलो कि तुम क्या मुझे सब कुछ बताने वाली हो या नहीं? वेसल कहने लगते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही जियो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जियो कहने लगता है अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहती तो तुम्हारा यहाँ जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हें उन लोगों के नाम भी पता है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है? वेसल जियो के थ्रेट को सुनने के बाद बिल्कुल भी नहीं डरती। वेसल जियो के सवाल का बहुत ही शांति से जवाब देने लगती। वो कहने लगती हमारे पास फ्यूचर में देखने की एबिलिटी है। हम फ्यूचर में देख सकते हैं। इसी वजह से हमारे पास तुमसे थोड़ी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है पर वो उतनी भी ज्यादा नहीं है। जियो उसकी बात को पकड़ते हुए कहने लगता ये तुम एग्जैक्टली कौन हो और तुम लोगों की रियल आइडेंटिटी क्या है? तभी वेसल के पीछे हमें एक फैंटम इमेज को दिखाया जाता है जैसे कि हमने पहले भी देखा था जब वेसल ने जियो
जियो को वार्न किया था वो फैंटम इमेज कहने लगती है मैं तो सिर्फ एक स्पिरिट हूँ जो कि अभी के लिए इस गर्ल को पजेस कर रहा है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ग्रेट एम्परर इस जगह पर क्यों अटैक करना चाहे, पर अभी की तुम्हारे प्लेनेट की तो तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सिर्फ मिस्टी माउंटेन ही उस बैटल में थोड़ा बहुत टिक सकता है, पर तुम लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार जाओगे। तुम लोगों को इस प्लेनेट को और को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा, तुम्हें कई सारे अलाइज को पाना होगा। जियो कहने लगता है अर्थ की हालत को देखा जाए तो एक पावरफुल आर्मी को एक साल में बनाना बहुत ही मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, ये करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि हम दूसरे प्लेनेट से मदद मिलती है क्या नहीं ये देख सकते हैं। वैसल उसे कहने लगते हैं तुम्हारी एबिलिटीज को देखा जाए तो ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तभी जियो अचानक से गुस्से में कहने लगता है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए? मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम मेरी एक अलाई हो या एनिमी हो। जियो की बात सुनने के बाद वैसल कहने लगते हैं हम लोग किसी के भी अलाई या एनिमी नहीं है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो हम यहीं पर बैटल कर सकते हैं। अगर हम बैटल कर भी ले फिर भी ग्रेट एम्परर अपने आना कैंसिल नहीं करेगा, वो बहुत ही तेजी से इस तरफ आ रहा है। जियो अपनी पहली बात को छोड़कर उससे कहने लगता है तुम मुझे बताओ तुमने फ्यूचर में इस प्लेनेट की क्या हालत देखी? वैसल कहने लगते हैं फ्यूचर बहुत ही खतरनाक था, ये पूरा प्लेनेट टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया था। वैसल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगते हैं ये बात याद रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ एक साल ही बचा है। एम्परर बहुत ही तेजी से अपनी आर्मी के साथ इस प्लेनेट की ओर बढ़ रहा है और मुझे अभी के लिए जाना होगा। कई सारी चीजें हैं जो मुझे करनी ही होंगी, पर मैं तुम्हें एक और बार ढूंढने के लिए जरूर आऊंगी। और ये कहकर वैसल एक पोर्टल को ओपन कर देती है और वो वहां से जाने लगते हैं। जियो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर आ जाता है। जियो वर्ल्ड में से मून पर आ जाता है। लॉरियल जियो को आता हुआ देख कहने लगता है मास्टर तो आप आ ही गए, पर जियो को लॉरियल की बात ही नहीं सुनाई देती। लॉरियल जियो को देखते हुए कहने लगता है मास्टर इतनी जल्दी में क्यों है, क्या कुछ हुआ है? तभी हमारा सीन मून पर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स को बनाया गया है। हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है। उस जगह का नाम मून बेस है। इस जगह को कंस्ट्रक्ट करने के बाद मिस्टी माउंटेन के जितने भी रिसर्चर्स थे यहाँ आ चुके हैं। तभी हमें एक जगह पर मैग्नेटिक किंग को दिखाया जाता है। वो किसी को कहने लगता है तो अब तुम शुरू कर सकते हो। मैग्नेटिक किंग की परमिशन मिलते ही वो साइंटिस्ट एक मशीन को शुरू कर देते हैं जो कि डायमेंशनल पोर्टल बनाने की होती है। मैग्नेटिक किंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड से एक डायमेंशनल पोर्टल बनाने लगता है और वो फाइनली एक पोर्टल बना देते हैं। हमें रिसर्चर्स को दिखाया जाता है। रिसर्चर्स उस पोर्टल को बनते हुए देख वो कहने लगते हैं आखिरकार हमारे एफर्ट्स रिजल्ट बना रहे हैं। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है हालांकि हमें इस पोर्टल को बनाने के प्रिंसिपल्स के बारे में पता है, पर अभी भी हम इस पोर्टल के साइज और शेप को नहीं कंट्रोल कर सकते और ये पोर्टल अभी भी अनस्टेबल है। तभी जियो की रूट उस लैब के अंदर आ जाती है। जियो अपनी रूट के थ्रू बोलने लगता है तुम्हारे एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं। जब मैग्नेटिक किंग को पता चलता है कि जियो वहां पर आ चुका है, मैग्नेटिक किंग अपने घुटनों पर झुक के जियो को रिस्पेक्ट देने लगता है। जियो मैग्नेटिक किंग से कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है हमें कितना समय लग सकता है इस पोर्टल को पूरी तरह से स्टेबलाइज करने में? मैग्नेटिक किंग कहने लगता है अगर हम जल्दी काम करें तो हम सिर्फ 2 सालों में ही इस पोर्टल को कंप्लीट कर सकते हैं। जियो कहने लगता है 2 साल ये बहुत ही लंबा समय है। अपने मन में कहने लगता है 1 साल में ग्रेट एम्परर हमारे यहाँ पहुंच जाएगा। जियो मैग्नेटिक किंग से कहने लगता है मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का ही समय दे सकता हूँ। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है 6 महीने ये तो बहुत ही कम है। जियो कहने लगता है मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी बेस्ट को भेज दूंगा जो कि स्पेस को मैनिपुलेट करना जानता हो। तुम अपना बेस्ट दो, इस प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी तुम कंप्लीट करो उतना अच्छा होगा। जियो की बात सुनने के बाद रिसर्चर्स कहने लगते हैं अगर स्पेस को कंट्रोल करने वाला एक्सपर्ट हमारी मदद करने के लिए आ भी जाए फिर भी हमें कम से कम 1 साल का समय तो लगेगा ही। दूसरा साइंटिस्ट कहने लगता है हाँ हमें 1 साल का समय तो लगेगा ही, हमें उस पोर्टल के कई सारे टेस्ट करने होंगे। तभी मैग्नेटिक किंग जियो से कहने लगता है मास्टर मुझे आपकी एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आपके पास पहले से ही 9 ग्रेट डायमेंशंस है जिनमें आप लिविंग क्रिएचर्स को रख सकते हैं और आपके पास वर्ल्ड से ट्रैवल करने की भी एबिलिटी है जो कि बहुत ही फास्ट है, तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी को क्यों डेवलप करना चाहते हैं? जियो कहने लगता है ये दोनों मामले पूरी तरह से डिफरेंट है। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें तो हम कभी भी कहीं भी हमारी आर्मी को ले जा सकते हैं। अगर मेरे ग्रेट 9 डायमेंशंस और वर्ल्ड से ट्रैवल करने की एबिलिटी के बारे में देखा जाए तो वो मुझ पर ही डिपेंडेंट है। अगर फ्यूचर में बैटल में मुझे एनिमी कमांडर को संभालना होगा तब मैं तुम लोगों को कहीं भी नहीं ले जा सकता, इसलिए हमें स्पेस टेक्नोलॉजी को बनाना होगा। इस टेक्नोलॉजी को बनाने के बाद हम बहुत ही एडवांटेज में होंगे। जो वापस से मैग्नेटिक किंग को कहने लगता है एक बात याद रखना कि हमारे पास सिर्फ 1 साल ही बचा हुआ है। 1 साल में ग्रेट एम्परर यहाँ पर पहुंच जाएगा। तुम लोगों को इस समय का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है क्या मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर उनके इलीट रिसर्चर्स को यहाँ पर ला सकता हूँ? अगर हम उनकी हेल्प ले तो हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ही मदद होगी, हम जल्दी से इसे कंप्लीट कर पाएंगे। जियो कहने लगता है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ और तुम्हें जितनी भी
भी मैन पावर और रिसोर्सेस इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेंगे, मैं वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी दूसरी तरफ मून पर ही हमें फिनिक्स को दिखाया जाता है। फिनिक्स रोर करते हुए जियो की मेन बॉडी की तरफ आने लगते हैं। फिनिक्स जियो को देखते हुए उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगते हैं, मास्टर मैं आपको एक बीस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने कि हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। जियो कहने लगता है, अगर तुम मुझे किसी बीस्ट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती हो इसका मतलब वो बीस्ट वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, तो वो कौन है? तभी जियो को इतना कहते ही एक बर्ड जियो की तरफ उड़ते हुए आने लगता है और वो बर्ड जियो की ब्रांच पर बैठ जाता है। जियो उस बर्ड को एनालाइज करने लगता है। उसे देखते हुए जियो कहने लगता है, ये तो वही ब्लड ड्रैगन है जिसे कि कंपटीशन में हमने देखा था, पर ये तो सिर्फ एक क्लोन है। फिनिक्स कहने लगते हैं, मास्टर इसी से लेकर मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मोर्टल वर्ल्ड में जाकर इसके मेन बॉडी पर सीरियस इंजरीज इन्फ्लिक्ट करूंगी जिसकी वजह से ये क्लोन अपनी मेन बॉडी की पावर को हासिल कर सकता है और वो अपने आप को मेन बॉडी बना सकता है। अगर ये मेन बॉडी बन जाए तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये बहुत ही पावरफुल होगा। और इस ब्लड ड्रैगन की एक क्लोनिंग एबिलिटी है जिसे यूज करके हम अर्थ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे बहुत ही जल्द गैदर कर सकते हैं जिससे कि हमें बहुत ही फायदा होगा। जियो कहने लगता है, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अगर हम इस ब्लड ड्रैगन की क्लोनिंग एबिलिटी को यूज करें तो हमें अर्थ की सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पता होगी। जियो फिनिक्स से कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। और फिनिक्स वहां से जाने लगते हैं। ब्लड ड्रैगन जियो के ब्रांच पर ही बैठा हुआ होता है। जियो उसे देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम नहीं जाने वाले? ब्लड ड्रैगन कहने लगता है, मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। जब मेन बॉडी सीरियस इंजरीज सफर करेगी तब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे पावरफुल क्लोन की तरफ बढ़ने लगेगी। मुझे सिर्फ उसी मौके का इंतजार करना है। तभी हमारा सीन मोर्टल वर्ल्ड मतलब अर्थ पे आ जाता है। हमें अर्थ पर हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। तभी आसमान में हमें कई सारे ब्लड ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जिन्हें देख वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद उस विलेज का हाल दिखाया जाता है। उस विलेज को उन ब्लड ड्रैगन्स ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वहाँ के सभी लोगों को उन्होंने नोच नोच कर खा लिया होता है, सिर्फ उनकी हड्डियां ही बची हुई होती हैं। और हमें वहीं पर एक अलग से ब्लड ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि ब्लड ड्रैगन की मेन बॉडी है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर 10 नेशन अलायंस की ओर आ जाता है। वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स में से एक कहने लगता है, ब्लड ड्रैगन के फ्लॉक ने एक और टाउन पर अटैक कर दिया है। वहाँ के सभी लोग मारे जा चुके हैं। जिस टीम को हमने भेजा था उनसे डील करने के लिए वो कहाँ पर है? दूसरा कहने लगता है, वो तो कब के मारे जा चुके हैं। वो ब्लड ड्रैगन ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर का है, ये वर्ल्ड के 10 ग्रेट बीस्ट में से एक बन सकता है। तभी वो वर्कर रडार में कुछ देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। वो रडार में देखते हुए कहने लगता है, एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लड ड्रैगन की तरफ बढ़ रही है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लड ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल है। वो लोग उस स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रेस करने लगते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स फिनिक्स है। उसे देखते हुए वो लोग कहने लगते हैं, ये तो कॉन्टिनेंट का सेकंड ग्रेट बीस्ट फिनिक्स है। फिनिक्स उड़ते हुए ब्लड ड्रैगन की पीक की ओर आ जाती है। फिनिक्स उस पीक को देखते हुए कहने लगते हैं, तो ये ब्लड ड्रैगन की मेन बॉडी का नेस्ट है। फिनिक्स के ऑरा को सेंस करते ही ब्लड ड्रैगन की मेन बॉडी फिनिक्स के सामने आ जाती है। फिनिक्स उसे कहने लगते हैं, अगर मुझे तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में पहले ही नहीं पता होता तो तुमसे डील करना बहुत ही ट्रबलसम होता। तुम वाकई में बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर हो। मैंने पहले कभी भी तुम्हारे जैसे अजीबोगरीब क्रिएचर को नहीं देखा है। फिनिक्स और ब्लड ड्रैगन की मेन बॉडी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ब्लड ड्रैगन फिनिक्स के ऊपर अपने फीदर्स से अटैक कर देता है। फिनिक्स भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। राइटर हमें बताने लगता है, ब्लड ड्रैगन एक लौता ऐसा म्यूटेटेड बीस्ट है जिससे कि 10 नेशंस भी डरते हैं। ये जहाँ से भी गुजरता है डेथ इससे फॉलो करती है। वहाँ की जमीन पूरी तरह से लाल बन जाती है। ये पूरी जमीन को खून से रंग देता है। अभी के लिए ये 1000 केव्स ऑफ सिटी में रह रहा है। वहाँ के 1 लाख से भी ज्यादा सिटीजन्स को इन्होंने मार दिया है। उन्होंने उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। इसकी पावर को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इससे डील करने के लिए 10 नेशन अलायंस और हुक्शिया फेडरेशन ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए थे, फिर भी वो लोग इसे मार नहीं पाए। ये ब्लड ड्रैगन अब 10 ग्रेट बीस्ट में से एक बन सकता है। इतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। ब्लड ड्रैगन और फिनिक्स की फाइट की वजह से वो जगह बहुत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहां पर हमें फायर को दिखाया जाता है। उस फायर में से एक लड़की निकलने लगती है। ये लड़की सैंड नेशन की प्रिंसेस या क्वीन कुछ है, मैं इसे प्रिंसेस ही कहूंगा। सैंड प्रिंसेस अपने सामने कुछ देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। हमें उसके सामने दिखाया जाता है ब्लड ड्रैगन बहुत ही इंजर्ड होता है। वो पत्थरों के नीचे दबा हुआ होता है। ब्लड ड्रैगन की हालत को देख वो लड़की कहने लगते हैं, क्या वो फिनिक्स जीत चुका है? तभी फिनिक्स अपने पंजों को उस ब्लड ड्रैगन की बॉडी के अंदर धंसाने लगता है। वो लड़की फिनिक्स को देखते हुए कहने लगते हैं, कॉन्टिनेंट के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पीस से जो एक्सपेक्ट था वही तुमने ब्लड ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा दिया, जिससे कि 10 नेशन अलायंस भी डील नहीं कर पाई थी। फिनिक्स कहने लगते हैं, मैं तो सिर्फ अपने मास्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। तभी ब्लड ड्रैगन अपनी किसी स्किल को यूज करने लगता है।
फिनिक्स उस स्किल को एक्टिवेट होता हुआ देख बिल्कुल भी घबराती नहीं है, वो वहीं पर रहती है। वो लड़के ब्लड ड्रैगन को देखते हुए कहने लगते हैं इस ब्लड ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी एक अलग ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये कहा जा रही है। तभी हमारा सीन मून पर आ जाता है, हमें मून पर उस क्लोन ब्लड ड्रैगन को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है वो आ रही है, मैं फील कर सकता हूँ, मेरी मेन बॉडी की स्ट्रेंथ मेरे अंदर आ रही है। ज़्यूस से कहने लगता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, तुम्हें अपनी मेन बॉडी से फाइट करनी होगी, अपनी मेन बॉडी को अपना कंट्रोल लेने मत देना। उस क्लोन ब्लड ड्रैगन में मेन बॉडी की स्ट्रेंथ आने लगते हैं। तभी हमें अर्थ पर दिखाया जाता है। फिनिक्स ब्लड ड्रैगन को देखते हुए कहने लगता है ये साइज में कम हो रहा है, लगता है हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तभी हमें क्लोन ब्लड ड्रैगन के माइंड रियल्म के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ब्लड ड्रैगन क्लोन और मदर बॉडी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मदर ब्लड ड्रैगन कहने लगती है अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। क्लोन ब्लड ड्रैगन कहने लगता है मदर अपनी पावर मुझे दे दो। मदर बॉडी कहने लगते हैं चूजे कहीं के, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी पावर को संभाल सकते हो, दफा हो जाओ मेरे सामने से। क्लोन ब्लड ड्रैगन कहने लगता है अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। ये कहकर वो अपनी मेन बॉडी की पावर को जबरदस्ती एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत ही खतरनाक सा रेड ऑरा निकलने लगता है। अर्थ पर से मून को देखा जाए तो मून अब पूरा लाल दिख रहा था। थोड़ी देर बाद हमें मून पर का सीन दिखाया जाता है। जियो ब्लड ड्रैगन को कहने लगता है क्या तुम सक्सेसफुल हो गए। उस धुएं में से हमें ब्लड ड्रैगन को निकलते हुए दिखाया जाता है। वो क्लोन ब्लड ड्रैगन अब मेन बॉडी में बदल जाता है। जियो उसे देखते हुए कहने लगता है मैंने एक और नए पावरफुल अलाई को बना लिया है। और वो उसके स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है। उसके एबिलिटीज को देखकर जियो कहने लगता है ये अपने क्लोन को सैक्रिफाइस करने के बाद अपने आप को बचा सकता है। ये इसकी एबिलिटी बहुत ही खतरनाक है, इस एबिलिटी से डील करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, पर अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी से एनकाउंटर करता है तो ये एबिलिटीज बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। जियो ब्लड ड्रैगन को कहने लगता है तुम्हें अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना होगा। ब्लड ड्रैगन अपने कई सारे क्लोन बना देता है। वो सभी क्लोन्स जियो की ब्रांच पर आकर बैठ जाते हैं। जियो उतने सारे क्लोन्स को देखते हुए कहने लगता है अगर इन्होंने मेरे ऊपर पुक कर दिया तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर पांडा आते हुए कहने लगता है डिवाइन ट्री ये देखो, खोदने के बाद एक स्पिरिट स्टोन मिला है। जियो कहने लगता है मैंने उसे गाड़ा था। पांडा जब जियो की तरफ देखता है तब उसे कई सारी लाल आंखें दिखते हैं। इन्हें देख पांडा बहुत ही डर जाता है। पांडा कहने लगता है घोस्ट भागो, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जियो के पास कोई आने लगता है, जिन्हें देख जियो कहने लगता है वो तो शैडो टाइगर और स्पिरिट बटरफ्लाई है। शैडो टाइगर और स्पिरिट बटरफ्लाई जियो के पास आने के बाद उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जियो ने कहने लगता है मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों भी 7 दिनों में ही अपने एलिमेंटल फ्रूट्स को एब्जॉर्ब कर लोगे और तुम लोग सक्सेसफुली 4th ऑर्डर पर पहुंच चुके हो। जियो अपने मन में कहने लगता है जितने 4th ऑर्डर के बेस्ट और हायर बेस्ट मेरे कमांड के अंडर होंगे उतना अच्छा है, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। पर मुझे इस बात से खुशी क्यों नहीं हो रही, क्यों मुझे ये अनईजी फीलिंग क्यों महसूस हो रही, क्या कुछ होने वाला है। जियो के इतना कहते हमें यूनिवर्स के एक पार्ट में किसी अजीबोगरीब चीज को दिखाया जाता है। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। जियो को जो अनईजी फीलिंग महसूस हो रही होती है उसके बारे में सोचने लगता है, पर उसे सोचने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। अपनी फीलिंग को इग्नोर करते हुए स्पिरिट बटरफ्लाई शैडो टाइगर और ब्लड ड्रैगन को उनकी स्किल्स दिखाने के लिए कहता है। स्पिरिट बटरफ्लाई अपने डिस्ट्रक्टिव बीम, शैडो टाइगर अपने डोमेन ऑफ डार्कनेस और ब्लड ड्रैगन अपने मिस्टिक क्लोन्स को दिखाने लगता है। दूर से एम्परर क्रोकोडाइल और पांडा ये देख रहे होते हैं। पांडा एम्परर क्रोकोडाइल से कहने लगता है एम्परर क्रोकोडाइल तुम्हें क्या लगता है अगर इन तीनों की बैटल हो तो इन तीनों में से कौन जीत सकता है। एम्परर क्रोकोडाइल कहने लगता है अनडाइंग ब्लड ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है, ये एक्चुअली अनडाइंग है, इसे मारना बहुत ही मुश्किल है अगर इसका अपोनेंट सेम रियल में है। और दूसरी तरफ स्पिरिट बटरफ्लाई और शैडो टाइगर की बात की जाए तो ये दोनों भी सबसे टैलेंटेड बेस्ट में से हैं। इन दोनों ने भी एलिमेंटल फ्रूट्स को कंज्यूम किया है, पर अगर इनकी फाइट हो जाती है तो ब्लड ड्रैगन ही जीतेगा, क्योंकि ब्लड ड्रैगन इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी एबिलिटीज बहुत ही खतरनाक है। पांडा कहने लगता है तो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, अगर तुम सेम स्टेज में होकर उससे फाइट करोगे तो तुम दोनों में से कौन जीत सकता है। एम्परर क्रोकोडाइल कहने लगता है तुम ये कैसे बचकाने सवाल पूछ रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस चूजे से हारूंगा। ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। पांडा गुस्से में कहने लगता है नहीं नहीं नहीं, तुम तभी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जब मैं यहाँ पर नहीं होता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जब मैं सीरियस हो जाता हूँ तब मैं बहुत ही रिडिकुलसली पावरफुल होता हूँ, मैं अपने से पावरफुल एनिमीज को भी हरा सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है मैंने अभी तक कभी भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को नहीं दिखाया है। एम्परर क्रोकोडाइल कहने लगता है पांडा मुझे पता है कि हम उतने करीब नहीं है, पर जब तुम्हारी फाइट ऑस्ट्रेलिया से हुई थी तब तुम वाकई में बहुत ही बड़ास लग रहे थे। अपनी तारीफ सुनने के बाद पांडा शर्माते हुए कहने लगता है एम्परर क्रोकोडाइल अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो क्यों ना तुम मेरे ब्रदर को मैं जो 1000 बैम्बू शूट्स देने वाला था वो तुम क्यों नहीं देते। एम्परर क्रोकोडाइल कहने लगता है यहाँ से फुट जाओ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर किसी जगह पर आ जाता है। हमें एक अंडरग्राउंड जगह पे वेसल को दिखाया जाता है। उस जगह पर हर तरफ लावा ही लावा होता है। वेसल वहां पर आने के बाद किसी से कहने लगती है सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, तुम जल्द ही फ्री हो जाओगे। और उसके सामने हमें
एक बहुत ही बड़े सिर को दिखाया जाता है। वो सिर अपनी आंखें खोलकर वेसल को देखने लगता है, वेसल भी उसे देखने लगती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर स्काई सिटी में आ जाता है। स्काई सिटी में हमें एक रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलियन सोल्जर के ऊपर रिसर्च की जा रही होती है। वो रिसर्चर कहने लगता है ये क्रिएचर हमारे अर्थ से बिल्कुल भी नहीं है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके सेल्स, सब कुछ बहुत ही अलग है, ये अर्थ के बेस्ट और ह्यूमन से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर यूनाइटेड नेशंस में एक मीटिंग हॉल पे आ जाता है। उस मीटिंग को मैग्नेटिक किंग होस्ट कर रहा होता है। मैग्नेटिक किंग एक बड़ी सी स्क्रीन पर एलियन सोल्जर्स की इमेजेस दिखाते हुए कहने लगता है यही वो क्रिएचर है जिसने कि मिस्टी माउंटेन, सन नेशन, बाकी की जगहों पर अटैक किया था। ये क्रिएचर अचानक से स्पेस रिफ्ट में से अपीयर हो रहे थे। इनमें से सबसे कमजोर भी फोर्थ ऑर्डर पे है और हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कैनन फोडर्स है। वो कहने लगता है अगली में जो तुम लोगों को पिक्चर दिखाने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से देखना। और मैग्नेटिक किंग एलियन कमांडर की इमेज दिखाने लगता है। एलियन कमांडर को देख वहाँ के लोग कहने लगते हैं ये तो बाकियों से बहुत ही अलग है, क्या ये उनका लीडर है? मैग्नेटिक किंग कहने लगता है हाँ ये उनका लीडर ही है, पर इसने जो बातें की उससे ये पता चलता है कि ये किसी से ऑर्डर ले रहा था। इसका मतलब इसका जो मास्टर है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। मैग्नेटिक किंग की ये बात सुनने के बाद वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहता था जिससे कि डिवाइन ट्री ने मुझे बताने के लिए कहा था। डिवाइन ट्री चाहते हैं तुम सब लोगों को ये बात पता चले कि अर्थ के बाहर भी वर्ल्ड में कई सारे ग्रेट एनिमीज है और वो हमारी अर्थ को अप्रोच कर रहे हैं। वो लोग जल्द ही हमारी अर्थ पर पहुंच जाएंगे, हमें उनसे वॉर करने के लिए प्रिपेयर होना होगा। हम उन्हें हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकते। डार्कनेस ने हमारे साथ जो किया हम वो बिल्कुल भी दोहराएंगे नहीं। तभी उस मीटिंग में एक आदमी कहने लगता है क्या हम रियली उस म्यूटेंट ट्री पर विश्वास कर सकते हैं? मैग्नेटिक किंग कहने लगता है हम मेरे मास्टर पर विश्वास कर सकते हैं, हमें एक ग्लोबल वॉर के लिए प्रिपेयर होना होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर सेलेस्टियल माउंटेन्स पे आ जाता है। सेलेस्टियल माउंटेन्स पे कोई एक फूल को देखते ही कहने लगता है फेट अपने रंग दिखा रहा है। हमें वहाँ पर दो सी हॉर्स को दिखाया जाता है, उनमें से ब्लैक सी हॉर्स कहने लगता है क्या एक बहुत ही बड़ी वॉर आने वाली है? दूसरा सी हॉर्स कहने लगता है कि मुझे मिस्टी माउंटेन को विजिट देनी पड़ेगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर आ जाता है। मून पर हमें लॉरियल को दिखाया जाता है। लॉरियल ज़्यू से कहने लगता है ह्यूमंस बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो अचानक से अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ज़्यू उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है मैग्नेटिक किंग ने मेरे मैसेज को डिलीवर कर दिया है। अब सभी की स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो थोड़े बहुत तो स्ट्रॉन्ग है, मेरे बिना भी जो भी एनिमीज आएंगे उनसे हैंडल तो कर पाएंगे। ज़्यू लॉरियल से कहने लगता है लॉरियल नाइन टेल्स को एक मैसेज भेजो, मैं एक जगह पर जा रहा हूँ, मेरे एब्सेंस में 9 ग्रेट बीस्ट और लिन हुआ मिस्टर माउंटेन को संभालेंगे, इस बार मैं थोड़ा ज्यादा लेट हो सकता हूँ। लॉरियल ज़्यू से पूछने लगता है मास्टर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? ज़्यू कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैंने वर्ल्ड में एक प्लेनेट को डिस्कवर किया था, मैं उसी प्लेनेट की ओर जा रहा हूँ। अब समय आ चुका है कि मैं उस प्लेनेट को डिस्कवर कर सकूं और मेरे इवॉल्व होने का भी समय हो चुका है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लॉरियल कहने लगता है कि आप वापस कब आएंगे? ज़्यू कहने लगता है मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें एक बात तो गारंटी से कह सकता हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं बहुत ही पावरफुल होऊंगा।